हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। मैं हूँ साहिल देवान ए सेशन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल बहुत 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 अच्छे होंगे। अगर आप भी हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th और आपका मीडियम है इंग्लिश, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैनल का जैसा नाम है, चैनल का वैसा ही काम है। आप लोग बिल्कुल से नए हैं तो एक बार चैनल को विजिट कर लेना सब्सक्राइब करने से पहले, ताकि देख तो लो आखिर क्या है इस चैनल में, क्यों कर रहे हो इस चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है। और हाँ, जो लोग जानते हैं पहचानते हैं तो वीडियोस, अब देखो वीडियोस सेक्शन में भी जाकर के वीडियोस को देख सकते हो और लाइव सेक्शन वाला में भी जाकर के PYQs वगैरह देख सकते हो, क्योंकि चीज़ों को लाइव कराने का सोच रहे हैं। एक क्लास लिए हैं, सक्सेसफुल रहा, उम्मीद करते हैं आगे की क्लासेस बहुत सारे करते हुए चलेंगे। आज हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके थे, देखो। और डिकोड जिससे ऑब्जेक्टिव नहीं बन रहा, एक ही रिक्वेस्ट विनती कर रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव के लिए डिकोड सीरीज़ को ढंग से कर लो, तुमसे सारे PYQ बन जाएंगे। PYQ बन गए मतलब बोर्ड के क्वेश्चन भी बन जाएंगे। ओनली PYQ नहीं, हर एक पॉसिबल क्वेश्चन जो भी पूछा जा सकता है, वो हर एक चीज़ मैं इन वीडियोस में कहीं ना कहीं बताते रहता हूँ। पूरे वीडियोस आप जा करके देख सकते हो। पार्ट 1 कर लिए थे, पार्ट 2 में थोड़ा सा लेट हो गया। असल बात ये, ऐसा तो नहीं कि हम लोग 5 सेकंड वाला मुजरा कर रहे हैं कि हर दिन 5-10 वीडियो अपलोड कर दो, ऐसा भी नहीं। 1 घंटा बोलने के लिए मुझे 4 घंटा सिर्फ लगता है रेडी करने, खास करके सब्जेक्टिव और भी जो भी चीज़ें करते हैं उसमें 5 घंटा 4 घंटा लग जाता है। 1 घंटा सिर्फ बोलने के लिए, 1 घंटा रिकॉर्ड अलग, 4 घंटा उससे पहले लग जाता है। तो उम्मीद करते हैं, मैं जानता हूँ लेट हो रहा है, बट चीज़ों को रेडी कर रहे हैं। आंसर कहीं पे तो है नहीं कि उठा के पेस्ट कर दिया, ठीक है। चीज़ों को खुद से, आपके बुक से, एक्सरसाइजेज से, आप बुक के इंपॉर्टेंट टॉपिक से, हर एक जगह से जहाँ पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हो, हर एक चीज़ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम लोग करेंगे सेकेंड पार्ट को स्टार्ट। और PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन हो जाना, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहता है, आप जाके देख सकते हो। गूगल ड्राइव का लिंक है, वहाँ पे भी जाके देखना, बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी है, ठीक है। स्टार्ट करेंगे हम लोग 3rd चैप्टर। ये सारे क्वेश्चन आप प्लीज़ याद करने लग जाओ। अब वेट मत करो, इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो चुका है। इकोनॉमिक्स को अब चीज़ों को बस रिविज़न करो, जितना ज़्यादा रिविज़न उतना अच्छा डिवीज़न, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समझ गए होगे, उम्मीद करते हैं। चलो, चैप्टर नंबर 3 किधर गया? ये हम लोग SCRT का कर रहे हैं। अगर जिन्होंने NCRT कर रखा है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। आप सिंपल से आप ऑब्जेक्टिव के लिए डिकोड सीरीज़ को फॉलो कीजिए, और सब्जेक्टिव के लिए ये तो चल रहा है। इसके बाद क्या करेंगे? हिस्ट्री करें या फिर आपका ज्योग्राफी? आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। वीडियोज़ को देख लीजिए फास्ट करके, ताकि इसमें और भी चीज़ें मुझे बताना है, क्या पूछ सकता है, किस हिसाब से कैसे लिखना, हर एक चीज़। फर्स्ट क्वेश्चन है मास, डिफाइन मास स्ट्रगल, रोल ऑफ मास स्ट्रगल इन डेमोक्रेसी। 2 क्वेश्चन इससे बच सकता है, या तो सिंपल सा मास स्ट्रगल पूछ सकता है, या क्या रोल है मास स्ट्रगल का डेमोक्रेसी में। ये इस टाइप के 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, जो पूछे बता देंगे हम लोग, ठीक है। तो मास स्ट्रगल रेफर करता है कलेक्टिव एफर्ट, यानी पूरा कलेक्टिव एफर्ट या फिर एक्शन किसका, लार्ज ग्रुप का ऑफ पीपल, ठीक है। वो जो डिफरेंट सोसाइटीज़ से आते हैं, डिफरेंट सेक्शन से आते हैं, उनका एक ही कॉमन गोल होता है, किसके लिए? सच एज पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल राइट, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी जैसे BPSC के लिए ये चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहे हैं, है ना। सभी अलग अलग जगह के लोग, अलग अलग कास्ट, वहाँ कास्ट धर्म कुछ नहीं देखा जा रहा, बट सबको एक जगह मिलके आकर के एक कॉमन गोल के लिए वहाँ पे क्या कर रहे हैं? मास स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मास स्ट्रगल। समझ गए होगे, ठीक है। ट्रेंडिंग टॉपिक है इसके लिए। क्या करते हैं? प्रोटेस्ट वगैरह, आपका स्ट्राइक्स वगैरह करते हैं, भूख हड़ताल वगैरह होता है ना अक्सर, चीज़ों को लेकर के कोई कुछ नीति आ गया जिसके खिलाफ, सरकार के खिलाफ, या कोई भी गलत चीज़ चल रहा है, तो उसके खिलाफ सब लोग आते हैं। सबका कॉमन ग्रुप, कॉमन गोल होता है, और वो प्रोटेस्ट करते हैं ताकि क्या हो सके? सरकार उनके बातों को सुने, ठीक है। तो क्या रोल रहता है? वही चीज़ यहाँ पे पूछा है कि मास स्ट्रगल जो है प्रोवाइड करता है एक प्लेटफॉर्म, ताकि लोग जो है एक्सप्रेस कर सके उनके डिमांड को, ठीक है। और वो उनका बात कौन सुनेगा? गवर्नमेंट। ताकि एक आदमी बोलेगा थोड़ी ना सुन पाएगा, है ना। या अगर सुनेगा तो इग्नोर कर देगा, बट सब लोग अगर मिलके बोलेंगे तो क्या, ज़रूर कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। तो पहला ये रहा। और प्रोटेस्ट किसके अगेंस्ट? कुछ अनजस्ट पॉलिसीज़ आ गया, करप्शन के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो हम लोग मास मूवमेंट हम लोग करते हैं, और इस अकाउंटेबल ठहराते हैं किसको? अपने लीडर्स को, ठीक है, ताकि तुम लोग अच्छा काम देखिए, करप्शन किया है ना वाला। और इनकरेज करते हैं हम लोग सिटीजन को, ताकि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करे किसमें? वोटिंग में। और क्या होगा इससे? क्या होगा? वोटिंग में अपना डेमोक्रेटिक इंगेजमेंट होगा, इन्हेंसिंग होगा डेमोक्रेटिक इंगेजमेंट का।
और मास struggle can be compel government to introduce reform amendment laws and address pressing issues that may otherwise be neglected। जो मास स्ट्रगल है यानी आपका जो ये जन संघर्ष है, ये जो भी सरकार का सुधार करने के लिए या फिर कोई भी कानून या संशोधन के लिए जो भी आता है, ठीक है, उसको ध्यान देने के लिए हम लोग मास स्ट्रगल करते हैं। ठीक है, यहाँ गलत है, इसको सही कीजिए। ठीक है, तो ये रोल अदा होता है। सिंपल सा सोचो कि धरना होता है, क्यों होता है? ताकि सरकार बात सुने। जो गलत चीज़ आया है, ठीक है, उसके खिलाफ, ठीक है, ये गलत है तो सब मिल के जाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, है ना। अक्सर कॉलेजेस में अटेंडेंस के लिए जाते हैं कि अटेंडेंस नहीं पूरा हुआ है, हम लोग को एग्ज़ाम देने दिया जाए, या कुछ भी हो जाता है तो हम लोग प्रोटेस्ट ज़रूर करते हैं। ठीक है, अपना डिमांड को एक्सप्रेस करते हैं कि ठीक है, एक प्लेटफॉर्म में उसको, तो मास स्ट्रगल क्या है, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। लिखने का तरीका सिंपल रहेगा। अगर आपसे 5 नंबर अगर बनाना चाहे तो दोनों मिला करके 5 नंबर देगा, वरना 2-2 नंबर का आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, और इतना लिख दोगे तो हमारा एक पन्ना तो उससे ज़्यादा भर जाएगा। ठीक है, अगर 3 पॉइंट कम से कम याद कर लेना, अगर 4 पॉइंट याद नहीं हो रहा है तो। ठीक है, अब देखो, पॉइंट में लिखना है या लाइन में लिखना है, जैसे ये पैराग्राफ में है तो तुमको क्या करना है, आंसर सबसे पहले क्या लिखना है यहाँ पे, सबसे पहले जिसका तुम आंसर लिख रहे हो, मतलब कौन सा सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट में जैसे अभी हम लोग किसका पता है, पॉलिटिक्स का, तो पॉलिटी शॉर्ट आंसर लिख रहे हो या लॉन्ग आंसर लिख रहे हो, वो लिखने के बाद आंसर नंबर मेंशन ज़रूर करना, और आंसर कोशिश करना नंबरिंग में दो। नंबरिंग मतलब 1 2 3 4 ऐसे करके, ऐसे नहीं 5 लिखें फिर 9 लिखें फिर 1 लिख दिए, तो वो चीज़ मत करना, सीरीज़ वाइज चलने की कोशिश करना। ठीक है, वो चीज़ हो जाएगा। ओके, समझे? और कोशिश करना सारा क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का। देखो, नो डाउट तुम्हारा कॉपी कौन चेक करेगा वो मैं बताऊंगा, बट ये बता रहे हैं कि कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। नहीं आ रहा है तो उससे रिलेटेड जो भी आ रहा है लिख दोगे, तुम्हें नंबर मिलेगा, पक्का मिलेगा, यकीन के साथ रखो, तुम्हें नंबर मिलेगा। ऐसे नहीं कुछ भी लिख देना, उससे रिलेटेड लिखना, ऐसा भी ना लगे कि बंदा कुछ भी ठूस के चला गया, वो नहीं लगना चाहिए। ठीक है, समझे? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, उनको नहीं लगना चाहिए। लगना चाहिए कि अब्दुल्ला पक्का दीवाना है इस आंसर का, समझे? तो उस हिसाब से चीज़ों को रिप्रेजेंट करके आना है। उतना अच्छे से कॉपी चेक तो सब्जेक्टिव तो ना के बराबर होना चाहिए। ठीक है, नहीं होना चाहिए। ठीक है, टाइटली तो नहीं करेगा, लेकिन कुछ चीज़ें अच्छा ऐसा नहीं कुछ भी भर के आ जाना, बट रिलेटेड चीज़ों को लिख के आना, जहाँ तक अपने लैंग्वेज में हो चलेगा, कोई इशू नहीं। और इंपॉर्टेंट लाइन को क्या करना है, हाईलाइट करना है ब्लू ब्लैक से, जो से ऑलरेडी 2-3 वीडियोस में बता रखे हैं। ठीक है, ये सब कुछ बातें बताते रहेंगे बीच बीच में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन रीजन ऑफ स्टूडेंट मूवमेंट ऑफ बिहार। हम लोग पढ़े थे, हाँ, SCRT में था, बिल्कुल था, वही चीज़ें यहाँ पे क्वेश्चन के फॉर्मेट में। देखो, द स्टूडेंट मूवमेंट ऑफ बिहार इन 1947, ये लीड कौन किया था, जयप्रकाश नारायण, ऑलरेडी आपको मालूम है। ठीक है, वॉज द मोस्ट सिग्निफिकेंट मास मूवमेंट पोस्ट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। ठीक है, ये रिस्पॉन्स क्या, इट वॉज a response to growing dissatisfaction among the student या citizen due to the various social, economical and political issues। फिलहाल बिहार की बात कर रहा है। ठीक है, ये जो स्टूडेंट मूवमेंट है, बहुत बार पूछा गया है, स्टूडेंट मूवमेंट बिहार स्टूडेंट मूवमेंट। ठीक है, तो वो सब चीज़ है। ठीक है, एक मिनट, दो स्टूडेंट मूवमेंट है, यानी बिहार के स्टूडेंट ने एक मूवमेंट स्टार्ट किया, किसके लीड कौन लिया किया था, जयप्रकाश नारायण। ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछ चुका। और टोटल रेवोल्यूशन किसने स्टार्ट किया था, यही जयप्रकाश नारायण। ठीक है, याद रखना, समझे? इंपॉर्टेंट है बंदा। और ये जो होता है, ये आपका आज़ादी के बाद भारत का सबसे महत्वपूर्ण जन आंदोलन था, यानी आपका लोग जन आंदोलन, मतलब लोग जो आंदोलन किए थे। ठीक है, किसके रिस्पॉन्स में डिससेटिस्फैक्शन थे, कौन, स्टूडेंट और सिटीज़न। क्यों, बहुत ज़्यादा प्राइसेस बढ़ चुके थे। ठीक है, सामान का जीना, मतलब ज़िंदगी जीना बहुत मुश्किल हो गया था, खास करके कॉमन लोगों को। ठीक है, और अनएम्प्लॉयमेंट हाई हो चुका था यूथ का, जो स्पेशली एजुकेटेड थे वो लोग भी। इसी कारण से सबने क्या आंदोलन छेड़ दिया, करप्शन ऑफ गवर्नमेंट्स, पुअर एजुकेशन सिस्टम, ये सब कारण है। आप इनको मेंशन कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ लोग का सवाल है कि इतने सारे क्वेश्चंस कैसे याद करें। देखो, याद मतलब याद नहीं कि एकदम द, दीज, दैट, इज, इन, एम सब कुछ याद करना, ऐसा नहीं। तुमको याद करने का सिंपल सा ओवरव्यू ले लो, आखिर बोलना क्या चाह रहा है, 2 बार पढ़ो,
खुद से लिखने की कोशिश करो। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कौन लीड कर रहा था, कब कर रहा था, क्या कारण था, ये याद करके वही चीज़ लिख के आ गया तो तुमको नंबर मिल जाएगा। अगर इससे पहले तुम्हारा आंसर ऑलरेडी ये वाला आंसर तुम किसी अपने लैंग्वेज में कहीं से भी लिख के रखो, अगर वो याद है तो ये वाला को स्किप कर देना, ताकि दिमाग में जो चढ़ा है उसी को चढ़ने दो। ठीक है, बार बार एक ही चीज़ का 10 आंसर याद करोगे तो कोई आंसर याद नहीं आएगा टाइम पे। ठीक है, याद रखना। देखो आपके बुक में 3 मूवमेंट है, 3 में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो चिपकू मूवमेंट है, बहुत बार पूछ देता है। लेकिन क्या पता कि इस बार लापता हो के ये दोनों में से कोई एक पूछते हैं ना। तो तीनों आपको रेडी रखना है, समझ जाना है। जिन्होंने अगर SCERT नहीं भी पढ़ रखा है तो ये बस करते चलो, मैं हर एक टॉपिक से क्वेश्चंस बना के लेके आ रहा हूँ, ताकि जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनका भी काम निकल जाए। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें हैं। बस ऑब्जेक्टिव के लिए डिकोड सीरीज आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, मानते हैं टाइम कम है लेकिन कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, चिपकू मूवमेंट की बात करें तो देखो चिपकू मूवमेंट पहला ही एक नॉन वायलेंस मूवमेंट था, जो लीड किया था, लीड बाय विलेजेस स्पेशली वुमेन उत्तराखंड रीजन में। ठीक है, और लीड करने वाला का नाम सुंदरलाल बहुगुणा, इंपॉर्टेंट बहुत बार, एंड इनका भी नाम है। ठीक है, बट इनका ज़्यादा नाम है। ठीक है, बहुत बार सब्जेक्टिव में पूछा जाता है, क्यों? टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट फ्रॉम बीइंग कट डाउन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर लोग हैं, फॉरेस्ट को काट रहे थे, इसलिए उनको बचाने के लिए मेनली वुमन लोग आई और पेड़ों को गले से लगा रही, ताकि वो उनको बचा सके गिरने से, ठीक है, कटने से। और फॉरेस्ट क्योंकि उनका जीवन जो भी जीना है पेड़ के सहारे, ठीक है, तो उनको खाना दे रहा था, पीना दे रहा था, प्रिवेंट कर रहा था सॉइल इरोजन, इसके कारण से उन्होंने पेड़ को बचाया। ठीक है, समझे? और ये आज के लिए पूरा का पूरा मिसाल बन गया, समझे? ओके, तो चिपकू मूवमेंट समझे और कहाँ से हुआ, कौन लीड कर रहा था, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट है ताड़ी विद्रोह आंदोलन। ठीक है, ये अल्कोहल मूवमेंट था। ये जो होता है वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया बट स्पेशली इन आंध्र प्रदेश। ठीक है, ड्यूरिंग 1990s। इसमें क्या क्या था, इसमें बैन करने के लिए प्रोडक्शन और सेल ऑफ लोकल लिक्विड, मतलब लोकल जो दारू होता है, ठीक है, वाइन होता है, उनके खिलाफ बैन करने के लिए। क्योंकि सोशल इशूज़ हो रहे थे। ठीक है, दारू पी के आ रहा था, घर पे झगड़ा हो रहा था। ऑलरेडी आपने सीरियल वगैरह में देखा होगा, लाइव में तो बहुत बार देखा होगा ना। और हेल्थ प्रॉब्लम हो रहा था, गरीबी था, फिर भी उनको पीना है। ठीक है, बहुत सारे जिसके कारण खास करके औरतों को सहना पड़ता था, उनको मारा जाता था, पैसा ला के दो, है ना, अपना घर से। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, प्रोटेस्ट किया। ठीक है, और बोतल को तोड़ा, बॉयकॉट किया ये शॉप का, ठीक है, वाइन शॉप का। समझे? ताड़ी, जिसको नॉर्मली आई थिंक ये गांव में बिकता है, वो क्या बोलते हैं उसको, खजूर का पेड़ से समथिंग बनाया जाता है, खजूर या फिर ताड़ ही बोलता है आई थिंक उसका पेड़ का, खजूर तो नहीं, सॉरी, मतलब खजूर टाइप का ताड़ होता है। ठीक है, उससे बनाया जाता है, समझे? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नर्मदा वाला। ठीक है, इससे ऑब्जेक्टिव बनते हैं, सब्जेक्टिव बनते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या क्या बनेगा, किसने किया था, कौन डैम पे, क्या है, नहीं है, बता देते हैं। कब स्टार्ट हुआ, 1980। कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज डैम ऑन नर्मदा रिवर, नर्मदा से नर्मदा रिवर, क्यों, कहाँ पे कौन सा डैम बन रहा था, सरदार सरोवर डैम। ये डैम बनेगा तो क्या होगा, आसपास के जगह को खाली किया जाएगा, 1000 ऑफ पीपल डिस्प्लेस करेंगे, जो भी आसपास फार्मिंग कर रहे थे लोग वहाँ पे, तो फार्मिंग भी चला जाएगा, फैमिलीज भी चला जाएगा, सब अलग अलग फॉरेस्ट जो थे वो भी चल जाएगा, सब कुछ चल जाएगा। इसी कारण से उन्होंने प्रोटेस्ट किया, मूवमेंट किया। और कौन लीड कर रहा था, मेधा पाटेकर। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछ चुका है। ठीक है, और भी कोई था, अरुंधति रॉय, इनके बारे में आई थिंक आप 12th में पढ़िएगा, 12th के इंग्लिश में इनके बारे में है। ठीक है, ताकि ये क्यों किया, ताकि स्टॉप कर सके कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, डिमांड प्रॉपर, मतलब लोगों को डिस्प्लेस करना होगा, एक जगह जहाँ बैठे हुए हैं उनको सबको हटना पड़ेगा, इसलिए कंस्ट्रक्शन को स्टॉप करने के लिए ये मूवमेंट चलाया गया था। किसके द्वारा, मेधा पाटेकर। ये सब बस चीज़ों को याद रखना है, बस आप इसको अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट, राइट टू इन्फॉर्मेशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2005 बहुत बार पूछ चुका है। ऑब्जेक्टिव के लिए, सब्जेक्टिव के लिए राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या है। राइट टू इन्फॉर्मेशन नाम से पता चल रहा है कि सबको अधिकार है जानने का। क्या जानने का, किसका, इन्फॉर्मेशन। तो देखो, राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है एक ग्रास रूट कैंपेन है। ठीक है, यानी ज़मीनी स्तर पे कैंपेन चला था, जिसमें क्या होता है, सिटीजन रोल इन द सिटीजन बाय इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी इन द गवर्नमेंट्स। जो भी चीज़ चल रहा है सरकार में, कहाँ पैसा खर्चा हुआ, कहाँ कुछ बना नहीं बना, ये सब जनता को पता चलना चाहिए कि आखिर उनका पैसा जा कहाँ रहा है। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, कोई ये पर्दा नहीं लगना चाहिए कि पर्दे के पीछे पैसा लूट रहा है ना।
तो वो चीज़ हट सके, सबको अधिकार है जानने का कि क्या है, क्या सही है, क्या नियम लाए हैं, किसके लिए फ़ायदा है, कितना खर्चा लग रहा है। इसलिए आपने देखा होगा इतना लाख रुपया ये करने के लिए बनाया गया, तो वो सब बताया जाता है किसके लिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन मूवमेंट, मतलब सबको जानने का अधिकार है देश के सिटीजन को कि क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं देश के लिए, समझे। ऑब्जेक्टिव क्या था, वही वाला ऑब्जेक्टिव, दोनों क्वेश्चन पूछ सकता है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन मूवमेंट और उसका क्या ऑब्जेक्टिव्स है, ऐसे भी पूछ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव से पूछेगा तो सिंपल सा 2 नंबर, या तो बस राइट टू इन्फॉर्मेशन मूवमेंट पूछ करके छोड़ देगा। क्या है ऑब्जेक्टिव, ताकि गवर्नमेंट फंक्शन मोर और ओपन ट्रांसपेरेंसी, वही बताएं सिटीजन को एक्सेस होगा इन्फॉर्मेशन, क्या पॉलिसीज़ बना रहे, क्या डिसीजन बना रहे, पता चला कुछ ऐसा डिसीजन बना दिया जो आपको पसंद नहीं आए, है ना, तो वो चीज़ ना हो सके। ओके, करप्शन को रोकने के लिए, मिसयूज़ ऑफ पावर, पता चला पावर का मिसयूज़ हो रहा है, ठीक है, और फाइनेंशियल रिगार्डलेस ऑफ पब्लिक ऑफिस में अपना लोग पैसा लेके भाग गया, तो वो सारी चीज़ें पता होना चाहिए, पता चलना चाहिए किसको, सिटीज़न को, देश के नागरिकों को, इसीलिए राइट टू इन्फॉर्मेशन आपका लाया गया है, ठीक है। चलो, ये सारे पॉइंट्स हैं, इसको थोड़ा सा आपको देखते चलना है। क्या फंक्शन है, क्या मतलब है पॉलिटिकल पार्टी का, ठीक है, सोचो पॉलिटिकल पार्टी का मतलब क्या होता है। बताओ, क्वेश्चन आपसे यही पूछा, राजनीतिक दल और आपका राजनीतिक दल का क्या क्या फंक्शन है वो पूछा। अ पॉलिटिकल पार्टी इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइज ग्रुप ऑफ पीपल, क्या होता है, ऑर्गेनाइज ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो क्या करते हैं, आते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं और क्या करते हैं, पावर होल्ड करते हैं, ठीक है, पावर को होल्ड करते हैं, जो चुनाव लड़ते हैं और सत्ता में क्या करते हैं, सत्ता को संभालने के लिए एक साथ आते हैं, ठीक है। और पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात किया गया, ठीक है, और भी पार्टीज है, सब आते हैं, सबका कॉमन क्या आइडियोलॉजी, बिलीव्स, गोल, वर्क सब सेम ही होता है, ताकि क्या कर इन्फ्लुएंस कर सके पब्लिक पॉलिसीज़ को और गवर्नेंस को, ठीक है। इसीलिए पॉलिटिकल पार्टी को क्या बोला जाता है, ब्लड ऑफ डेमोक्रेसी, या फिर बहुत बार बुक आपके एग्जाम में पूछ चुका है, सोल ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हैं। अच्छा, इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि वाई पॉलिटिकल पार्टी इज कॉल्ड सोल ऑफ डेमोक्रेसी। देखो मैं बता रहा हूँ, वीडियोस जो लोग नहीं देखेंगे हो सकता है उनको ये चीज़ नहीं आए, फिर बाद में बोलेंगे भाई आप तो ये क्वेश्चन बताया ही नहीं है ना। तो देखो, इस तरीके से भी क्वेश्चन यही तो आपको टॉपिक बना के दे देगा, वाई पॉलिटिकल पार्टी इज कॉल्ड सोल ऑफ डेमोक्रेसी, रीज़न क्या है। तो देखो, यही वाला डेफिनेशन आप चिपका सकते हैं, बिकॉज लिख करके स्टार्ट कर देना कि पॉलिटिकल पार्टी का ऑर्गेनाइज होता है जो हम लोग के बारे में सोचता है, जो पावर होल्डिंग करता है, वही सेम चीज़, बस क्वेश्चन पूछेगा आपको यही चीज़ लिख के आ जाना। क्या फंक्शन होता है, पॉलिसीज़ को फिक्स करना, इलेक्शन को हैंडल करना, एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडल करना, पब्लिक ओपिनियन करना, ठीक है, फॉर्मेशन, और मेडिएटर होगा किसके किसके, गवर्नमेंट और पीपल के बीच में। अगर आप अभी तो गवर्नमेंट से जाकर बात नहीं कर सकते, आपकी जो नेता है उससे बात कीजिएगा ना, तो मेडिएटर का जैसा काम करेगा। और ये मेडिएटर पता क्या होता है, हमारी लैंग्वेजेस में, मतलब कि हमारे यहाँ लोकल जो शादी विवाह करवाता है उसको मेडिएटर बोला जाता है ना, वो वाला। तो वो शादी विवाह नहीं करवाएगा, वो आपका जो भी मांग है वो सरकार तक लेके जाएगा कि इनका ये है, यहाँ रोड बनना है तो बनवा दीजिए, ठीक है, समझे। और पॉलिटिकल ट्रेनिंग, पार्टी फंक्शन, नॉन पॉलिटिकल फंक्शन, ये सब फंक्शन होते हैं किसके, आपके डेमोक्रेटिक सिस्टम में पॉलिटिकल पार्टी का। और ये एक अच्छा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पॉलिटिकल पार्टी से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। कौन पॉलिटिकल पार्टी कब बना, किसका पहले था, कब कौन क्या था, तो ये सब चीज़ें आपको देख के रखना पड़ेगा। नोट्स टेलीग्राम पे हैं, चैप्टर की जाके पढ़ सकते हैं। साथ में नोट्स, एक बार बस नोट्स नहीं पढ़ना तो डिकोड सीरीज़ को अच्छे से फॉलो करो और जितना हो सके पॉसिबल वीडियोस को 1 शॉट में ख़त्म कर दो, ठीक है। अच्छा, डिस्कस द नीड ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इन डेमोक्रेसी और मेन चैलेंजेस क्या होता है। देखो, एक मिस्टेक यहाँ पे हुआ है कि नीड्स क्या है पॉलिटिकल पार्टी का, ये क्वेश्चन गायब है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ चीज़ें बताता हूँ थोड़ा सा। मेन चैलेंजेस क्या होता है पॉलिटिकल पार्टी का, मेन चैलेंजेस, पहला यहाँ पे तुमको हेडलाइन बनाना है, सब हेडलाइन क्या लिखना है, मेन चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, फिर पॉइंट लिखना है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, ठीक है, उसका लैक ऑफ लीडरशिप, किंगशिप, इम्पैक्ट ऑफ ब्लैक मनी एंड क्रिमिनल्स, कंडीशन ऑफ लैक प्रिंसिपल, अलायंसेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ये सब क्या है, चैलेंजेस है पॉलिटिकल पार्टी का। लेकिन पहला वाला क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे नहीं है, बट मैं बताता हूँ कहाँ सब बना सकते हैं। तो ये फिलहाल मेन चैलेंजेस होता है पॉलिटिकल पार्टी का, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है।
एंटी डिफेक्शन लॉ बहुत बार पूछता है, मतलब बहुत बार। एंटी डिफेक्शन लॉ वही एक लॉ है, ठीक है। ये प्रिवेंट करता है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को स्विचिंग पार्टीज फॉर पर्सनल एंड पॉलिटिकल गेम। एक जगह से दूसरी जगह चल जाता है ना, अपना पॉलिटिकल पर्सनल और पॉलिटिकल गेन के लिए। इसी कारण से ये एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया है। किसका? ये स्पेशली एमपी और एमएलएज के लिए होता है, ठीक है। याद रखना किसके लिए होता है? एमपी और एमएलएज के लिए होता है। प्रिवेंट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, आप अगर यहाँ पे एमपी और यहाँ पे एमएलए लिख देते हैं ना तो उनको ज़्यादा अच्छा लगेगा, मैंने यहाँ पे बता दिया, ठीक है। और ये जो अमेंडमेंट है इंट्रोड्यूस किया गया था 52 अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। पता है क्यों इसको क्योंकि आजकल अमेंडमेंट बहुत ज़्यादा पूछ रहा है, पता नहीं क्यों। आप लोग को ये अभी से यूपीएससी का तैयारी कराने के चक्कर में है बिहार बोर्ड, हमको ऐसा लग रहा है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ ऐसे पूछ सकता है किस अमेंडमेंट से लिया गया, किस अमेंडमेंट में इंट्रोड्यूस किया गया, तो 52nd अमेंडमेंट, ठीक है, ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और शेड्यूल की बात करें, शेड्यूल भी आजकल बहुत पूछ रहे हैं, तो 10th शेड्यूल ऑब्जेक्टिव के लिए याद कर लो, वरना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझे। अच्छा, क्या समझते हैं पॉलिटिकल, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी से? नेशनल पॉलिटिकल पार्टी जैसे ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो ऑपरेट करता है अक्रॉस द कंट्री रेदर देन बीइंग लिमिटेड स्पेसिफिक रीजन और स्टेट। और ये जो पार्टीज करता है, वर्क करता है नेशनल इशूज़ पे और रिप्रेजेंट करता है एक ब्रॉड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। दो होता है, एक होता है रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, एक होता है आपका नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, जो नेशनल लेवल तक का होता है। नेशनल लेवल पार्टी यहाँ पे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसका ऑर्गेनाइज करता है कौन? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कोई भी नहीं हम पार्टी बना रहे हैं हमको नेशनल पार्टी बना दिया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। उसके लिए कुछ कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करना होता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें। और भी चीज़ें रीजनल वाला मैं बताता हूँ, ठीक है, किसी स्पेसिफिक रीजन और स्टेट के लिए, ठीक है, वर्क करता है नेशनल इशूज़ पे। अच्छा एक क्वेश्चन ये भी है, डिस्कस द नीड ऑफ कोड ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। क्या ज़रूरत है पॉलिटिकल पार्टी का? अच्छा, क्या ज़रूरी है यहाँ पे देखो, ये भी क्वेश्चन, क्या नीड्स है पॉलिटिकल पार्टी इन डेमोक्रेसी? पूछने का तरीका अलग अलग, आंसर लेकिन सेम जाएगा। यहाँ पूछा था ना तुमसे नीड ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज क्यों चाहिए डेमोक्रेसी में, यहाँ तुमसे क्या पूछा है, क्या यहाँ पे नीड्स है आपका, यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ नीड सेम ही है, बस यहाँ पे क्या है, कोड ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। इस कोड को हटा के ये सब चीज़ें लिख सकते हैं कि देखो देखो पॉलिटिकल पार्टी इसलिए एसेंशियल है, ज़रूरी है, ताकि क्या हो सके, श्योर फेयर इलेक्शन हो सके, ट्रांसपेरेंट एंड इथिकल फंक्शन ऑन द डेमोक्रेसी हो सके। और ये गाइडलाइन सेट करता है पार्टीज़ को, ठीक है, अकॉर्डिंग टू वो वाला आंसर। बट फिलहाल हम लोग ये वाला आंसर देख लेते हैं, ठीक है, या फिर वो वाला क्वेश्चन आप खुद से अगर सर्च करके एक बार आंसर लिख लेना, वरना ये सब चीज़ें आप वहाँ पे लिख सकते हैं। फिलहाल ये वाला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, क्या नीड्स है, डिस्कस द नीड्स ऑफ कोड ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। आई थिंक ये वाला आपके सेंटअप एग्जाम में आया था, तो याद रखिएगा, सेंटअप एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए हैं इंपॉर्टेंट है। एज इट इज़ चांसेस होता है कि डायरेक्ट पूछ ले, कितना पूछेगा, कितना चांसेस हैं। देखो 12th में, जैसे मैं खुद का बात कर रहा हूँ, मैं जब 12th दिया था मतलब हो गया, तो आई थिंक मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूँ। फिजिक्स में अगर सब्जेक्टिव ना 5 सब्जेक्टिव एज इट इज़ आ रहा था शॉर्ट में, 5 सब्जेक्टिव। और लॉन्ग की बात करें तो वो मतलब जैसे लॉन्ग में भी अच्छा खासा 2 या 3 आ गया था, ठीक है। तो यार इतना चीज़ सेंटअप एग्जाम से आ रहा है, तो तुम इस चीज़ को इग्नोर मत करना। ऑलरेडी वो सेंटअप, इसमें तो मैंने सेंटअप का भी क्वेश्चन ऐड किया है, जैसे ये सेंटअप का और भी कुछ सेंटअप का है, ठीक है, या कहीं ना कहीं सेंटअप से रिलेटेड सब चीज़ें हैं, है ना। ऐसा नहीं कि मैं वहाँ का क्वेश्चन यहाँ छाप दिया, ऐसा भी नहीं, ठीक है। जो टॉपिक्स है टॉपिक से रिलेटेड है, इसमें मिल जाएगा, उसमें मिल जाएगा, ठीक है। और PYQ में तो ऑलरेडी मिल ही जाएगा। अ कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी एसेंशियल है, ताकि इंश्योर कर सके फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड इथिकल फंक्शन इन द डेमोक्रेसी। और ये सेट करता है गाइडलाइंस फॉर किसी पार्टीज़ का, ताकि मेंबर को अलाउ कर सके ड्यूरिंग द इलेक्शन गवर्नमेंट्स प्रमोटिंग इंटीग्रिटी एंड पब्लिक ट्रस्ट इन द पॉलिटिकल सिस्टम। समझे क्या पूछना चाह रहा है, क्या पूछना चाह रहा है। अक्सर ये चुनाव के वक्त होता है, क्या होता है समझ में आ जाएगा, रिलेट कर सकोगे इस क्वेश्चन को। आपने अक्सर सुना होगा चुनाव से पहले आचार संहिता लग जाता है, क्यों लग जाता है, वही कारण है। ये कोड होता है कंडक्ट पॉलिटिकल पार्टीज, एसेंशियल करता है फेयर और ट्रांसपेरेंट, ताकि वो पारदर्शिता वाला
वोटिंग हो सके, ठीक है। आपने देखा होगा चुनाव के रात क्या होता है, ये इसलिए लगाया जाता है ताकि स्टॉप कर सके अनइथिकल प्रैक्टिस वोट बाइंग। जो वोट बाइंग होता है रात को आते ही नहीं था कि आपके घर में कितने लोग हैं, इतने लोग हैं, ठीक है, आपको इतना पैसा मिल रहा है, इस पार्टी को वोट दीजिएगा। तो वो खरीद फरोख्त जो किया जाता है, बूथ कैंपिंग किया जाता है कि कितना वोट जा रहा है, ठीक है, कौन किसको वोट दे रहा है, ये सब जो और स्प्रेड करता है फॉल्स प्रोपेगेंडा। अक्सर आपने देखा होगा, ये चीज़ रियलाइज़ की होंगे कि इलेक्शन आते ही कुछ ना कुछ चीज़ें फैला दिया जाता है जिससे क्या हो सके इलेक्शन के द्वारा, ताकि कुछ ना कुछ चीज़ें उजागर हो सके और जिनको फ़ायदा चाहिए वो फ़ायदा ले लेता है, ठीक है। समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ? हाँ, अ कोड इंश्योर दैट इलेक्शन आर कंडक्ट विदाउट वायलेंस। ये कोड इंश्योर करता है कि इलेक्शन जो हो बिना किसी क्या हो, बिना किसी लड़ाई झगड़े, मिसयूज़ पावर ऑफ ना हो किसी रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी का। मेरा पार्टी में चल रहा है, ठीक है, हम मेरा मर्जी हम कुछ भी करें, है ना, तो वो चीज़ ना हो सके, इसलिए ये कोड इंश्योर करता है, ठीक है। उसके बाद और ये जो होता है इट प्रिवेंट मिसयूज़ ऑफ गवर्नमेंट रिसोर्सेज। देखो मिसयूज़ कर लेता है बहुत अपने अपने फ़ायदे के लिए, है ना, फंड्स वगैरह जो भी गवर्नमेंट फंड होता है उसको अपने इसमें लगा लेता है पर्सनल इलेक्शन गेन करने के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रोरल गेन करने के लिए। आपने बहुत अभी इलेक्ट्रोरल बॉन्ड्स के नाम सुना होगा, है ना, तो ये सारे इश्यूज़ हैं, इनसे रोकता है। डिस्कस नीड्स बोला था कोड ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, तो इसको आप याद रखना। आई थिंक इसका आंसर ये परफेक्टली नहीं बैठेगा, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है ना। क्या नीड है पॉलिटिकल पार्टी का, या आप इसको या ये वाला लिख सकते हैं, ये वाला आंसर वापस से इसको लिख सकते हैं। क्यों नीड है? ताकि देखो ये सब चीज़ें कर सके, पॉलिटिकल पॉलिसीज़ को फिक्स कर सके, प्रोग्राम को फिक्स कर सके, हैंडल कर सके इलेक्शन का, इसीलिए तो नीड्स है, आप वो सब चीज़ें लिख सकते हैं, ठीक है। आई थिंक ये वाला आंसर फिर आप सब कोई अलग मायना हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको अलग नीड्स देख के मैंने उस पर टिक कर दिया था, लेकिन ऐसा नहीं है, जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं, ठीक है। अच्छा, क्या क्या कंडीशन है, देखो क्या क्या कंडीशन रिक्वायर्ड है। रीजनल, ठीक है, रिकॉग्नाइज एज रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, वहाँ नेशनल पॉलिटिकल पार्टी था, यहाँ पे रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है। रीजनल पॉलिटिकल पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी जो ऑपरेट करता है प्राइमरी विद इन द स्पेसिफिक स्टेट और रीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, टू बी ऑफिशियली रिकॉग्नाइज बाय स्टेट पार्टी यानी रीजनल पार्टी बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि सारे जो भी चीज़ें होते हैं, जैसे इलेक्शन कब होना है, सिंबल कौन डिसाइड करता है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्या कंडीशन है, देखो कि जो पार्टी मस्ट सिक्योर कर सके एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट्स इन द मोस्ट रिसेंट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन इन द स्टेट में, और उसमें से कम 2 सीट वो क्या कर सके, जीते, ठीक है। ये फुलफिल होता है, जैसे आपको कोई कहीं पे एग्ज़ाम होता है ना, तो ये पूछता है कि 12th इस सब्जेक्ट से पास होना चाहिए, कम से कम इंग्लिश में 50% होना चाहिए। और अभी आप लोग जो इंग्लिश को इतना ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं। पहले मैं बता रहा हूँ, इंग्लिश को इग्नोर नहीं करना है, भले नंबर ऐड नहीं होता है, ठीक है, नंबर ऐड नहीं होता है, लेकिन कोशिश करना 75+ लेके जाना, ताकि इंग्लिश का नंबर आगे जाके इंग्लिश का ही नंबर देखा जाता है, कोई और सब्जेक्ट नहीं देखा जाता। बट ये देखा जाता है कि आपका वहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट है या नहीं है, ठीक है, और इंग्लिश में कितना मार्क्स आया ये डिसाइड करता है। तो प्लीज़ जाके ऑलरेडी चीज़ अपलोडेड है, जाके नोट्स पढ़ लेना, शॉर्ट नोट्स। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पढ़ा रहे होंगे इंग्लिश, तो मैं उन भीड़ पे नहीं जाना चाहता कि मैं भी पढ़ाने लगूँ 10-20 ऑब्जेक्टिव। जिसका ज़रूरी है आप लोगों को वो चीज़ें मैं वीडियोस ला सकूं, वो ज़्यादा फ़ायदा करेगा, है ना। वो ऑलरेडी शॉर्ट नोट्स वगैरह अपलोडेड है, वो जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है, समझे, ठीक है। और ये और क्या है, पार्टी विन कर सके एटलीस्ट 1 सीट इन लोकसभा यानी लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, और राज्यसभा अपर हाउस फ्रॉम दैट स्टेट प्रोवाइडेड बाय पार्टी वोटर शेयर इन द स्टेट एटलीस्ट 6% एंड मोस्ट रिसेंट जनरल इलेक्शन। तो ये के कुछ कंडीशन है, आप इसको अच्छे से देख लेना, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 आउट ऑफ डेमोक्रेसी, सॉरी दिमाग आज बिल्कुल एक जगह नहीं है, आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी चैप्टर नंबर 4 है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, खास करके 5 नंबर में, तो उसी हिसाब से चीज़ों को यहाँ पे मैंने देखा। तो आखिर सक्सेसफुल क्यों है इंडियन डेमोक्रेसी, ठीक है, क्या कारण है। तो देखो, एक तो इंडियन डेमोक्रेसी चलती आ रहा है इंडिपेंडेंस के बाद, इसमें बहुत सारे हैज़ फेस न्यूमरस चैलेंजेस, बहुत सारे चैलेंजेस फेस किया, बट अभी भी फंक्शनल अभी तक उसका चलते आ रहा है। तो कुछ तो चीज़ होगा, कुछ तो खासियत होगा, तो वही सारी चीज़ है कि ये जो है ये
क्या कहता है, रेगुलर इलेक्शन होता है नेशन में, स्टेट में, लोकल लेवल पे, ठीक है, ताकि आज़ादी बने रहे, ठीक है। और जो इलेक्शन होता है इससे क्या होता है, पीसफुल ट्रांसमिशन ऑफ पावर होता है, ठीक है। यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज अलाउ करता है कि हर एक सिटीजन, ठीक है, कोई भी क्लास का हो वो वोट दे सकता है, नर्सरी एलकेजी नहीं, कोई भी सोसाइटी क्लास का हो, उसका बात कर रहा है। हाँ, क्या बता रहा था कि एक मिनट थोड़ा सा, ये कि सब कोई वोट दे सकता है, कोई भी सोशल, कोई भी इकोनॉमिक बैकग्राउंड, चाहे वो मिडिल क्लास हो, फर्स्ट क्लास हो, जो भी क्लास हो, ठीक है, हर कोई वोट दे सकता है, ठीक है। और अक्सर नेताओं का फोकस मिडिल क्लास, लोअर क्लास लोग को होता है, क्योंकि इनका वोट खरीदा जा सकता है ना। चलिए, इंडिया हैज़, इसलिए पढ़ाई ज़रूरी है। क्या सही क्या गलत आप खुद चूज़ कर सकते हैं। एजुकेशन हैज़ वेल एस्टेब्लिश्ड डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन इन, सॉरी, एजुकेशन, दिमाग बिल्कुल शांत है, ठीक है। इंडिया हैज़ वेल एस्टेब्लिश्ड डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, जिसके कारण से इलेक्शन कमीशन है, जुडिशरी है, पार्लियामेंट है, ठीक है, और विच अपहोल्ड डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल एंड द रूल, जो क्या है, होल्ड करके रखा हुआ है डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को और उसके रूल्स को, ठीक है। चलिए, ये आपसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, खास करके 5 नंबर में, कि क्या हाउस किस तरीके से सक्सेसफुल है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। तो आप इसको अच्छे से पॉइंट्स को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि आप कैसे देखते हैं, आँख से ये देखते हैं, लेकिन हाउ डू यू सी द फ्यूचर डेमोक्रेसी इन इंडिया। तो आप अपने इसको शब्दों में भी लिख सकते हैं। देखो, यूथ पार्टिसिपेट करेगा, टेक्नोलॉजी भी आएगा तो और ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। नए लोग आएंगे, नए चेहरे आएंगे, ठीक है, खास करके पढ़े लोग आएंगे, पढ़े लिखे लोग आएंगे, यूथ जो है इतना पढ़ा लिखा है, ठीक है, तब और भी ज़्यादा अच्छा होगा, है ना। इंक्रीज यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया जो हेल्प कर सकता है हम लोग का, प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और बेटर कम्युनिकेशन बिटवीन सिटीजन एंड पॉलिटिकल लीडर्स, ठीक है, ऑनलाइन यूज़ करके, ताकि हम लोग बात करते हैं कि जैसे नॉर्मली कुछ भी होता है हम लोग पोस्ट कर देते, अब तो फिर भी ठीक है, नॉर्मली कुछ होता है हम लोग पोस्ट कर देते हैं कि हाँ ये चल रहा है, ये वो चल रहा है ऑनलाइन में, ठीक है। ऑनलाइन बहुत अच्छा है, बहुत ख़राब भी है, तो सब चीज़ें संभाल के यूज़ करना। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं, इंक्रीजिंग पॉलिटिकल अवेयरनेस फैला सकते हैं ना, कुछ भी होता है सबसे पहले बता दिया, और भी चीज़ें बताने के लिए, पॉलिटिकल अवेयरनेस के लिए, वोटर को एजुकेट करने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए। जैसे आप देखते होंगे वोट से पहले सेलिब्रिटीज़ लोग आते हैं, प्रचार करती है, आपका वोट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वोट ज़रूर डालने चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें तो ऑनलाइन किया जा रहा है ना। और एफर्ट टूवर्ड सोशल एंड इकोनॉमिक इंक्लूजन कैन कंटिन्यू, अपलिफ्ट मार्जिनाइज ग्रुप, वुमेन एंड लोअर कास्ट, और भी चीज़ें हैं यहाँ पे, कुछ कुछ चीज़ें आप इसको अच्छे से देख लेना, है ना। ज़्यादा क्वेश्चंस इस चैप्टर में नहीं है। और ये हाँ ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। ये है कि डिसीजन, सॉरी एक मिनट यार, शांत, डिस्कस करना है आपका यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और करंट लिस्ट। खास करके सब्जेक्टिव में तीनों में से कोई एक आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, ज़्यादा चांसेस है इस लिस्ट में, लेकिन फिर भी, लेकिन आप दोनों को याद रखना, तीनों को याद रखना है, ताकि एग्ज़ाम में कुछ भी पूछे हम बता देना। तीनों लिस्ट क्या बोलना चाह रहा है, एक तो ये यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, करंट लिस्ट, ये 3 लिस्ट है, कहाँ पे 7th शेड्यूल में आता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखना, खास करके ऑब्जेक्टिव के लिए, समझे। और ये जो लिस्ट है डिस्ट्रीब्यूट करता है लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन यूनियन और आपका स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। यूनियन लिस्ट में क्या होता है, ये कंटेन करता है सब्जेक्ट ऑन विच ऑन वनली सेंट्रल गवर्नमेंट कैन लेजिस्लेट। इस सब्जेक्ट में लगभग 100 सब्जेक्ट होता है, ओरिजिनली 97, बट इंक्रीज डिक्रीज होते रहता है, लेटर इंक्रीज भी हो सकता है। तो एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव में, डिफेंस, फॉरेन अफेयर वाला हो गया, ठीक है, बैंकिंग एंड करेंसी, रेलवेज, एटॉमिक एनर्जी, फॉरेन ट्रेड, ये सब आ जाएगा इसमें आपका यूनियन लिस्ट में, ठीक है, समझिए। स्टेट लिस्ट में क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट कंटेन करता है स्टेट के बारे में, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट एंड कैन लेजिस्लेट, और ये ओरिजिनली कंटेन 61 सब्जेक्ट, बट नंबर लेटर रिड्यूस भी हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम्पल, खास करके
ऑब्जेक्टिव में पूछा जा रहा है। कंकरेंट लिस्ट में क्या होता है, दोनों कंटेन सब्जेक्ट बोथ, सेंट्रल का भी स्टेट का भी, और ये कंकरेंट लिस्ट कंटेन 52 सब्जेक्ट्स, ठीक है। एग्जाम्पल क्रिमिनल लॉ, मैरिज एंड डिवोर्स, एजुकेशन, ट्रेड यूनियन एंड इंडस्ट्री रिलेशन, ठीक है, समझे, ये सब इम्पोर्टेंट है। और चैप्टर नंबर 5 ये आई थिंक लास्ट चैप्टर है और 2-3 ही क्वेश्चन है, ख़त्म है उसके बाद मामला। क्या चैलेंजेस हैं डेमोक्रेसी में, बहुत बार पूछ चुका है। तो देखो डेमोक्रेसी में क्या चैलेंजेस है, तुम खुद सकते हो कि सोच सकते हो कि गरीबी, इनइक्वालिटी, तो ये चैलेंजेस है कि डेमोक्रेसी ये बोलता है कि सबको अधिकार मिलना चाहिए, सबको इक्वली राइट मिलना चाहिए, है ना, तो वो चीज़ तो हो नहीं पा रहा था, ये सब चैलेंजेस ना हुआ, है ना। तो पॉवर्टी ही, गरीबी तो है ही, ठीक है, इनइक्वालिटी गरीबी है, वहाँ जहाँ गरीबी वहाँ इनइक्वालिटी हो ही जाता है ना। लिटरेसी, लैक ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के बारे में नहीं है, ज़्यादा लोग जागरूक नहीं हैं, तो ये भी करप्शन अलग अलग लेवल पे, गवर्नमेंट का हर एक लेवल पे करप्शन चल रहा है ना। और इरोड कर रहा है पब्लिक ट्रस्ट को, पब्लिक का ट्रस्ट अब घट गया है किससे, कहीं से भी, मतलब कोई भी जहाँ पे अपना बात रखते हैं वहाँ से भरोसा उठ गया है, ठीक है। और मिस डायरेक्ट पब्लिक रिसोर्सेस, अपना मिस डायरेक्ट किया जाता है पब्लिक रिसोर्सेस का, तो ये सब चैलेंजेस है किसका, डेमोक्रेसी। कम्युनल आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, ग्लोबलाइजेशन एंड एक्सटर्नल प्रेशर, ये सब क्या है, लैक ऑफ पार्टिसिपेशन, इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना, ये सब क्या चैलेंजेस है किसका, आपका डेमोक्रेसी का। आप ये सब पॉइंट्स को एक बार रिविज़न कर लेना, थोड़ा बोला नहीं जा रहा। और PDF देने से अच्छा, ऐसे सोच रहा था PDF दे दो, बट ठीक है बोल लेते हैं, अच्छा ही लगेगा, थोड़ा सा दिल बहल जाएगा, मतलब अच्छा लगेगा काम। कल से कुछ बोली नहीं, मतलब कि कल से तो कुछ वीडियोस भी नहीं बनाए, तो अच्छा ही नहीं लग रहा था, इसलिए और बनाने बैठ गए। फेमिनिज्म क्या होता है, एक सोशल पॉलिटिकल कल्चरल मूवमेंट होता है जो एम करता है इक्वालिटी हो फॉर वुमेन इन ऑल एरिया ऑफ लाइफ, ठीक है। ये फोकस करता है एडवोकेटिंग ऑफ द फॉर द राइट ऑफ वुमेन, चैलेंजेस जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन पे, ठीक है। फेमिनिज्म से ऐसे याद रखना, फीमेल, ठीक है, उसके लिए क्या सोशल पॉलिटिकल कल्चर में ये क्या करता है, इसका एम है ताकि अचीव कर सके वुमेन भी इक्वल, ठीक है, इक्वालिटी हर एरिया, हर जगह, ठीक है, इसीलिए ओके। उसके बाद क्वेश्चन है कि टेररिज्म इज़ अ चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी हाउ, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछता है। तो टेररिज्म चैलेंजेस क्या है, क्यों है डेमोक्रेसी में, क्योंकि और वो कैसे, टेररिज्म क्रिएट करता है एटमोसफेयर फियर, डरावना, ठीक है, इनसिक्योरिटी फील कराता है, रिस्ट्रिक्ट फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, हम लोग बाहर नहीं निकलेंगे डर से, है ना, कहीं अटैक कर दिया है ना, ये सब सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और ये जो होता है टेररिस्ट एक्टिविटीज़, डिस्प्यूट रूल, जो रूल रेगुलेशन है उसको वो वाले तोड़ेगा, देश में दंगा फैलाएगा, ये सारी चीज़ें करेगा, इसी कारण से ये सब चैलेंजेस है डेमोक्रेसी का। फ्रीक्वेंट अटैक करेगा, इरोड करेगा पब्लिक ट्रस्ट को इन द गवर्नमेंट, ठीक है, और एबिलिटी टू प्रोटेक्ट डिसीजन, गवर्नमेंट क्या करेगा, पब्लिक को बचाएगा, प्रोटेक्ट करेगा, और लीडिंग टू डिससेटिस्फैक्शन विद डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, ठीक है। और टेररिस्ट ग्रुप जो है वो क्या करेगा, कम्युनल ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक चीज़ों को लेकर के चीज़ों को किया जाएगा ताकि डिवाइड हो सके, बट सके, और भी जो डिवाइड होगा बटेगा, वही बातें कद्दू कटेगा सब में बट जाएगा, ठीक है। तो एकता नहीं रहेगा तो आराम से कोई भी चीज़ को हराया जा सकता है, ठीक है, अगर एकता नहीं रहेगा तो, है ना। चलो, इस लैक ऑफ एजुकेशन इज अ चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी, ये सब बुक के हेडलाइन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो बिल्कुल जागरूक नहीं रहेगा तो चैलेंजेस ही हुआ, कोई भी आएगा तुमको भड़का के चल जाएगा, तुमको मालूम ही नहीं है क्या सही है क्या गलत है, वही बात है, ठीक है। तो एजुकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ख़ास करके आज के दौर में, या फिर जब भी बोलो सब बार इम्पॉर्टेंट ही है एजुकेशन, ठीक है। तो वही सारे काउजेस भी लिखा गया है, अगर सिटीज़न जो पॉलिटिकल इश्यूज़ है उसको समझ नहीं पाए तो क्या सही है और क्या गलत है कैसे फ़र्क कर पाएगा, जो बोलना उसी में हाँ बोल के चल दिया, है ना, हाँ सही है, हाँ सही है, ये नीति निकला ये सही होगा, है ना। तो वो चीज़ है, क्या सही क्या गलत के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। अवेयरनेस नहीं है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। जो भी एजेंडाज बनाए जाते हैं कास्ट रिलीजन के बेसिस पे, तो वो लोग हाँ बोल देते हैं, ठीक है, हमारे इसके बारे में सोच रहा है तो अच्छा ही होगा, ऐसा थोड़ी ना है, ठीक है। तो इसीलिए एजुकेशन ज़रूरी है। ओवरऑल आप चीज़ों को देख लेना, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत कम टाइम पे मैंने बता दिया, खास करके ये दिखाना था क्या क्या आप किस तरीके से पूछ सकते हैं। आंसर राइटिंग का सेम रहेगा,
क्या पूछ सकता है क्या नहीं पूछ सकता। ये जो भी देखो ये क्वेश्चन ये 5 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। ये भी आपका 5 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा, ये 2 नंबर का, ठीक है, और ये आपका 5 नंबर का। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, ये 3-4 इंपॉर्टेंट है, इसको देख के रखना, ठीक है। और इसमें से पूछना हो तो एक एक करके सिंगल सिंगल पूछेगा। 5 नंबर पूछा तीनों को कंबाइन, नहीं तो 2-2 नंबर करके, ठीक है। आई थिंक 5 नंबर का नहीं 4 नंबर का, ठीक है, लॉन्ग वाला। ये वाला भी आपका 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन है, पूछा जाएगा, ठीक है। ये वाला भी 4 नंबर का लॉन्ग का पूछा जाएगा, ठीक है। और ये वाला आपका ये क्या क्या कंडीशन है, ये आपसे 2 नंबर में पूछेगा, तो 2 नंबर में उतना नहीं लिखना है, 2-3 पॉइंट लिखना है, काम खत्म करके आ जाना, ठीक है। और ये वाला भी आपका 4 नंबर में पूछेगा, लॉन्ग क्वेश्चन है। ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, ये भी 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, ठीक है। और ये वाला जो है ये नीड्स क्यों ज़रूरी है, वहाँ पे आप चीज़ों को लिख देना, क्योंकि वो क्यों नीड्स है, ताकि वो पॉलिसीज़ को फिक्स करके प्रोग्राम इलेक्शन हैंडल कर सके, सोल ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, वही सब बातें इसको ऐड कर देना। अगर पूरा मिला के पूछना हो तो 5 नंबर, वरना क्या चैलेंजेस है, बहुत बार 2 नंबर में पूछता है, अगर नहीं पूछना हो तो दोनों मिला के 5 नंबर का, ठीक है। और पॉलिटी फंक्शन क्या है, 2 नंबर में पूछेगा, ये अगर नहीं दोनों मिला के पूछना, ये 2 नंबर, ये 2 नंबर, ठीक है। दोनों मिला दिया तो आपको 4 नंबर का क्वेश्चन बना देगा, ठीक है। राइट टू इन्फॉर्मेशन बहुत बार 2 नंबर में पूछा है, तो उम्मीद है पूछेगा। और ऑब्जेक्टिव के साथ पूछा है तब फिर 4 नंबर। समझ रहे हो ना क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, बस रिवीजन करते चलो, पीडीएफ से ही पढ़ते चलो। पीडीएफ से कैसे पढ़ सकते हो, एक बार खुला एक चैप्टर दिन में एक बार पढ़ा, फिर दूसरा बार पढ़ा, तीसरा बार पढ़ा, मतलब दिन में 2-3 बार पीडीएफ ऑन कर लेना। पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर देना, वहाँ मैं अपलोड कर दूंगा, और चैनल के साथ जुड़ जाओ। अभी बहुत सारी चीज़ें अभी और भी करवाना है, हर एक PYQ वगैरह बहुत सारी चीज़ें कराना है, बट सब्जेक्टिव मैं चैप्टर वाइज करा रहा हूँ ताकि काम ईजी हो सके। जिसके पास सैम्पल पेपर नहीं है बाय कर लेना, और इसको लेने के बाद डिकोड सीरीज़ में जो चीज़ लिखा है इसी बुक में लिख लेना, प्रिंट करा करके PDF मिलेगा, प्रिंट करा करके लिखना, ताकि तुम्हारा क्वेश्चंस ना छूटे, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप यहाँ पे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप स्कैन करके भी जा सकते हैं। और फिर जिसको चाहिए इस नंबर पे मैसेज करना, मिल जाएगा, मैसेज में लिख देना हमको PDF चाहिए, ठीक है, आपको बता दिया जाएगा। साथ में टेस्ट सीरीज़ वगैरह फ्री मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।